नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त है उद्घोष का। और चलिए खबर विस्तार से बात करते हैं। यूपी निकाय चुनाव को लेकर रालोद की बड़ी तैयारी है। एबीपी गंगा पर राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीनने पर जयंत चौधरी ने कहा कि ये जो पूरी स्थितियां हैं ये हमारे संज्ञान में है, और उन्होंने ये भी अपील की है कि ये जो हैंडपंप वाला चिन्ह है ये बचा रहे। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर जयंत चौधरी का बयान सामने आया है और एबीपी गंगा से राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की हमने कि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छिन गया है, आखिर उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। तो विस्तार से आपको खबरें दिखाएंगे, बताएंगे कि जयंत चौधरी ने क्या कहा है। लेकिन रालोद का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीने जाने के मामले में रालोद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और जयंत चौधरी ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। निकाय चुनाव में चुनाव चिन्ह आरक्षित करने की मांग की है। रालोद प्रत्याशियों के लिए चिन्ह आरक्षित करने की मांग की है। तो ये एक बड़ा संकट आ गया है राष्ट्रीय लोकदल के सामने, क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा अब दे दिया गया है। क्योंकि जो वोट शेयर होता है, जो सीटों की जरूरत होती है राज्य यानी कि क्षेत्रीय पार्टी बने रहने के लिए, वो स्थिति भी अब रालोद के सामने नहीं। हालांकि इन चीजों को समझते हुए रालोद ने राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीने जाने के बाद चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, एक बड़ा संकट है गैर मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाना, उस पार्टी का जिसका इतना बड़ा प्रभाव यूपी में कभी देखने को मिला है। क्या चिट्ठी में बातें लिखी गई हैं? देखिए अवधेश, इसमें चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि हैंडपंप सिंबल जो है वो रालोद के प्रत्याशियों के लिए रिजर्व रखा जाए। यानी कि रालोद जहां पे अपने प्रत्याशी उतारे वहां पे हैंडपंप का सिंबल दिया जाए, और जहां पे रालोद अपना प्रत्याशी नहीं उतारे वहां पे किसी अन्य को ये सिंबल ना दिया जाए। क्योंकि अगर बात किया तो अब रालोद रजिस्टर्ड पार्टी हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लिहाजा उनको नामांकन की प्रक्रिया में प्रस्तावक के नाम भी ज्यादा देने होंगे। पहले जहाँ रजिस्टर्ड पार्टी नहीं बोलने के बजाय स्टेट पार्टी होती है, तो स्टेट पार्टी को 2 प्रस्तावकों के नाम देने होते हैं, जबकि अगर रजिस्टर्ड पार्टी की बात करें तो उसको 10 प्रस्तावकों के नाम देने होते हैं। इसके साथ साथ एक और दिक्कत होती है कि रालोद अपना जहां पे कैंडिडेट लड़ाएगी वहां पे तो हैंडपंप का सिंबल मिल जाएगा, लेकिन रालोद जहां पे अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी वहां पे हैंडपंप का सिंबल किसी अन्य को भी मिल सकता है। अगर कोई अन्य क्लेम करता है, चुनाव आयोग अपने निर्णय के अनुसार वहां पे किसी अन्य को दे सकता है। तो लिहाजा यही खत लिखा गया जयंत चौधरी की ओर से रालोद की तरफ से भी कि जो चुनाव आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल। लेकिन अविनाश, अगर जो विशेषज्ञ हैं वो इस बारे में क्या उनकी अभी तक प्रतिक्रिया मिल पाई है कि क्या इस तरीके की मांगों पर चुनाव आयोग गौर करता है नहीं करता, या फिर चुनाव आयोग का विवेकाधिकार है कि क्या फैसला लेता है? देखिए, चुनाव आयोग गौर करता है क्योंकि जिस तरीके से रालोद को जो मत प्रतिशत मिले हैं वो काफी कम ही मत प्रतिशत रहे हैं जो उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलने से रोक रखा है। तो लिहाजा चुनाव आयोग इस पर गौर कर सकता है, और अगर चुनाव आयोग चाहे तो दूसरे को हैंडपंप सिंबल दे भी सकता है। ये चुनाव आयोग के ऊपर पूरी तरीके से विवेकाधिकार पे है। लेकिन जयंत चौधरी ने अपील की है चुनाव आयोग से कि सिर्फ और सिर्फ हैंडपंप सिंबल जो है वो रालोद के प्रत्याशियों को रिजर्व रखा जाए, जिसका जवाब कल चुनाव आयोग आरएलडी को देगी, जयंत चौधरी को देगी। अब देखना क्या चुनाव आयोग रालोद के प्रस्ताव पर सहमति जताती है या फिर अपनी ओर से कोई नया जवाब देती है। ये कल ही तस्वीरें साफ हो। बिल्कुल। लेकिन अविनाश, एक चीज और गौर करने वाली है कि अभी जिस तरीके से शिवसेना का मामला सामने आया कि शिंदे गुट की शिवसेना और उद्धव गुट की शिवसेना, चुनाव आयोग का सख्त फैसला देखने को मिला, वो शिंदे गुट के पास चली गई। 2017 में जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच पार्टी को लेकर टकराव हुआ, उस वक्त मुलायम सिंह से लेकर पार्टी अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने दे दी थी। कुछ सख्त फैसले देखने को मिले हैं। उन फैसलों को अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं हो सकते रालोद के लिए कि अगर इधर भी कुछ सख्त फैसला चुनाव आयोग ले लेता है तो एक पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा रालोद के सामने। देखिए अवधेश, अगर बात करें तो वो दोनों मुद्दे इस मुद्दे से अलग है। क्योंकि अगर बात करें चाहे अखिलेश यादव वाला मुद्दा रहा, चाहे सिंधु गुट वाला मुद्दा रहा, वहां पे ऐसा हुआ था कि पार्टी 2 फाड़ में बढ़ गई थी और दोनों फाड़ अपने अपने स्टेट को क्लेम कर रहा था, और कार्यकारिणी सदस्य जो थे वो भी बढ़ गए थे। तो लिहाजा जिनके पास ज्यादा कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, ज्यादा जो सदस्य होते हैं वो होते हैं, उनकी तरफ पार्टी के सिंबल भी चले जाते हैं, पार्टी का सारा चीज चला जाता है। लेकिन रालोद के साथ ऐसी स्थिति नहीं रही। रालोद के साथ सिर्फ और सिर्फ स्टेट पार्टी का दर्जा इसलिए चुना क्योंकि मत प्रतिशत को अचीव नहीं कर पाई है। तो लिहाजा चुनाव आयोग उनके इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। अब कल चुनाव आयोग जो है अपनी ओर से जवाब देगा कि क्या हैंडपंप सिंबल सिर्फ और सिर्फ रालोद के प्रत्याशियों के लिए रिजर्व करेगा या फिर वो अपने विवेकाधिकार किसी अन्य को भी
जहां पे रालोद के प्रत्याशी नहीं उतरते हैं वहां पे हैंडपंप सिंबल दे सकता है। इस पर चुनाव आयोग कल पूरी तरीके से अपनी तस्वीर साफ करेगा, लेकिन रालोद का मुद्दा इन दोनों मुद्दों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि रालोद मत प्रतिशत को अचीव नहीं कर पाई थी, इस वजह से इसके स्टेट पार्टी का दर्जा छीना है। बिल्कुल, लेकिन अविनाश ये जो पूरी स्थिति है ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जो रालोद ने चिट्ठी लिखी है कि जो हैंडपंप का चिन्ह है वो केवल रालोद के लिए आरक्षित किया जाए। अगर ये चुनाव आयोग बात मान जाता है तब तो ठीक है, वरना जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उनके सामने जो सिंबल्स की लिस्ट दी जाती है उसमें अगर किसी ने हैंडपंप चुना तो ये रालोद के लिए स्थिति खराब होगी, इसीलिए ये चिट्ठी लिखी गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर से बात है उस स्थिति में रालोद के लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जयंत चौधरी ने भी साफ तौर पे कहा है और इसके अलावा जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी, दोनों ने इस बात को कहा है कि ये हमारे लिए थोड़ा चुनौती है, लेकिन हम जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता हैं वो हमको जानते हैं, हमारे सिंबल को जानते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर बात किया तो दूसरा प्रत्याशी अगर हैंडपंप सिंबल क्रिएट कर भी लेता है तो चौधरी अजीत सिंह की, चरण सिंह की तस्वीरें नहीं लगा पाएगा, जो कि रालोद का जो प्रत्याशी होगा वो इस तरीके की तस्वीरों को इस्तेमाल कर सकेगा। तो फिर जयंत चौधरी और उनकी जो पार्टी है उस तरीके से आगे बढ़ेगी। इसको लेकर के जयंत चौधरी ने और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी ने चुनौती जरूर मानी है, लेकिन अब कल चुनाव आयोग की तरफ से जब जवाब आएगा तो तस्वीरें साफ होंगी कि किस तरीके से आगे चुनाव आयोग वाकई में बिल्कुल बहुत कुछ चुनाव आयोग के निर्णय पर निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया अविनाश, जानकारी के लिए नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर है, रालोद का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीने जाने के बाद एक नई चुनौती ये आई है कि जो हैंडपंप का सिंबल है वो आरक्षित बना रहे, और इसीलिए अब रालोद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि निकाय चुनाव में चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिया जाए रालोद प्रत्याशियों के लिए, और जहां पर रालोद के प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं वहां पर किसी अन्य निर्दलीय को हैंडपंप वाला जो चिन्ह है वो आवंटित न किया जाए। ये एक बड़ा पहचान का संकट अभी फिलहाल रालोद के सामने चुनौती के रूप में है। हालांकि उन्होंने अपील की, अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग किस तरीके का निर्णय रालोद की इस चिट्ठी पर लेता है। और एक और बड़ी खबर है निकाय चुनाव को लेकर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में मेयर का चुनाव लड़ेगी सुभाषपा। तो ये बड़ा फैसला सुभाषपा ने किया है। ओम प्रकाश राजभर कल उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे। कल सुबह 10 बजे उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देंगे। दूसरे दलों के कई नेता कल सुभाषपा में शामिल भी होने जा रहे हैं और लखनऊ में कश्यप बिरादरी से प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। तो बड़ी खबर, सुभाषपा ने अपने संगठन के विस्तार को लेकर जो काम किया, अब उसके बाद वो सत्ता में किस तरीके से जगह बनाए, इसको लेकर एक बड़ा मास्टर प्लान सामने आया है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में मेयर का चुनाव लड़ेगी सुभाषपा और ओम प्रकाश राजभर कल उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे। कल सुबह 10 बजे उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। दूसरे दलों के कई नेता भी कल सुभाषपा में शामिल होने जा रहे हैं और लखनऊ राजधानी में भी कश्यप बिरादरी से प्रत्याशी को उतारने की तैयारी है। तो लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में मेयर का चुनाव सुभाषपा लड़ेगी। हमारे साथ में इस समय सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, पहली सूची आप जारी करने वाले हैं 12 तारीख को, तो कितने लोगों के नाम लगभग आएंगे, पहले तो ये बताएं। देखिए, सभी जिले से सूची मंगाई जा रही है और टाइप हो रहा है। अभी तक जो यहाँ तक अब तक की जो सूची आई है वो 4 मेयर, मतलब नगर निगम, 180 नगर पंचायत और लगभग 20 नगर पालिका और लगभग 400 से ज़्यादा पार्षदों की सूची आई है और बराबर सूची आ रही है। फाइनल सूची कल प्रेस वार्ता 10 बजे फाइनल बता देंगे। जो महापौर की जब हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर अपने लड़ाने जा रहे हैं आप उम्मीदवार? देखिए, लखनऊ भी लड़ेगा, बनारस भी लड़ेगा, गोरखपुर भी लड़ेगा, हम आपके गाजियाबाद भी प्रत्याशी हमारा है और कानपुर भी प्रत्याशी। फाइनल सूची शाम तक देर रात तक आ जाएगी, क्योंकि हर जिले में इसकी बैठक हो गई है, वहाँ सूची बन करके कार्यालय पर आ रही है, टाइप हो रहा है। अभी 17 नगर निगम पे लड़ेंगे या कुछ छोड़ेंगे महापौर के? नहीं, सब पे नहीं लड़ पाएंगे, कुछ तो छूटेगा ही, क्योंकि सब जगह हम प्रत्याशी नहीं है हमारे पास और जहाँ जहाँ हैं वहीं लड़ेंगे। 2017 की अगर बात की जाए, जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें सुभाषपा का प्रदर्शन क्या रहा था? कि 7 नगर पंचायत हम जीते थे। सतवंती गुप्ता लार से हम जीते थे, हम मनियर जीते थे, हम रसड़ा 89 वोट से हार गए थे। हम 7 जीते थे और 11 हम 400, 250, 125, 89 ऐसे वोट से हम हार गए थे।
अकेले अपने दम पर, जब हमको कोई जानता नहीं था। अब तो पूरे प्रदेश नहीं, देश में लोग जान गए, हमारी पार्टी की विचारधारा को लोग जान गए। अब तो जहां कल तक हमारे पास लाखों समर्थक थे, आज वो करोड़ों समर्थक हो गए। अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में अकेले जाएंगे मैदान में या किसी को साथ भी लेके चलेंगे? नहीं, अकेले अपने दम पर। स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी ने फैसला किया कि अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका कहना है कि जो पहली सूची जारी होगी उसमें लगभग 4 से 5 सीटों पर महापौर का नाम घोषित किया जाएगा, जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है, सीएम सिटी गोरखपुर, वाराणसी जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ये भी उसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में नगर पंचायत, पालिका परिषद और वार्ड में भी चुनाव सुभाषपा लड़ेगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आज से निकाय चुनाव के पहले चरण के नामांकन शुरू हुए। ऐसे में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर टिकट के लिए नेताओं का जमावड़ा है। खबर है कि जल्द भाजपा नामों का ऐलान कर सकती है। निकाय चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद लगातार सियासी दल जो हैं वहां किस तरीके से जो टिकट के आवेदन करता है वो पहुंच रहे हैं। बीजेपी की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो तमाम सारे लोग यहां सुबह से ही मौजूद हैं। आज पार्टी कार्यालय पर बैठक भी हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, महामंत्री संगठन शामिल हुए हैं और इसके अलावा तमाम सारे लोग, ये देखिए आप, लोग आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर अपना अपना बायोडाटा लेकर आए हैं। हर कोई अध्यक्ष जी को जो है वो बायोडाटा दे रहा है। हर किसी को यही लग रहा है कि उसे टिकट दिया जाए। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से तैयारी है इस निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि आज से नामांकन भी शुरू हो गए हैं। और आप देखिए तमाम सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आवेदन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये आज से आवेदन शुरू हो गए, नामांकन शुरू हो गए। बीजेपी कब तक अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा? नहीं, निश्चित रूप से जिस दिन नामांकन की अंतिम तिथि होगी उससे पहले कर देंगे। और आज भी आपने बैठक की है, क्या रणनीति तैयार? नहीं, ये तो चुनाव की तैयारी, संगठन के विषय हमारे, और चुनाव तक की जो तैयारी हमें करनी है, उन तैयारियों को अपने कार्यकर्ताओं के काम को बांटकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तमाम सारे लोग हम देख रहे हैं सुबह से आवेदन कर रहे हैं। देखिए लगातार कैसे सबको संतुष्ट करेंगे? नहीं, सब एक प्रक्रिया है प्रत्याशी चयन की, उसी से, और बहुत बड़ी संख्या चुनाव लड़ने वालों की भी है और बहुत पदों की भी बहुत बड़ी संख्या, लगभग 15,000 लोग पदों के लिए चुनाव होंगे। अखिलेश यादव ने आप ट्वीट करके निशाना साधा है सरकार पर। नहीं, अखिलेश यादव जी का स्वभाव है जनता से जुड़े विषयों से ध्यान हटाने के लिए, और प्रदेश की महान जनता सब जानती है। और सरकार ने उनके समय, जो उनके जनता ने उनके समय के कालखंड के काम देखे हैं लोगों के, तो सारे जनता को, सबको ध्यान में है सारी विषय। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके लिए कोई बहुत संभावना बची नहीं है। ये भी तय हुआ कि जो मंत्री हैं उनके परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। सभी लोगों को पार्टी के जो। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं अतीक अहमद के काफिले की तरफ। एक बार फिर से साबरमती जेल से लाया जा रहा है और अभी इस बीच जानकारी मिल रही है कि रास्ते में एक जगह अतीक अहमद के काफिले को रोका गया। वो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। आप ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक थाने पर रोकी गई है गाड़ियां। तो अतीक का काफिला एक बार फिर साबरमती जेल चला है और देखिए रास्ते में अतीक अहमद के इस काफिले को रोका गया। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है और कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से अतीक अहमद को लाया जा रहा है। हालांकि अतीक अहमद को लग रहा है कि ये नीयत सही नहीं है प्रशासन की और सरकार की, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। लंबा सफर है और अब गर्मी भी बढ़ने लगी है, तो ऐसे में सफर कठिन है। और आप देखिए कि ये जो बड़ी संख्या में पुलिस बल है इसको रोका गया है और थाना बिछीवाड़ा है, वहां पर अतीक अहमद को इस वक्त अतीक अहमद की जो लेकर गाड़ी आ रही वहां पर रोका गया है। तो ये थाने की तस्वीर है, थाने में रोका गया है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से मूवमेंट काफी संवेदनशील है। इसीलिए जो भी एक बड़ा स्टॉपेज होता है वो थाने में होता है या थाना क्षेत्रों के आसपास होता है, सुरक्षित जगह पर होता है। ये थाना बिछीवाड़ा है और यहाँ पर इस वक्त इस काफिले को रोका गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में जो फोर्स है तैनात है और एसपी जो आईपीएस हैं उनके नेतृत्व में ये पूरी गाड़ियां आगे चल रही हैं। तो ये इस वक्त काफिले को रोका गया है और ये सीधी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। देखिए यही वो वैन है जिसके भीतर अतीक को बिठाया गया। देखिए अभी पानी की बोतल भी अंदर भेजी जा रही है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए वैन को पूरी तरीके से घेर कर रखा गया है, कोई भी आसपास उस वैन के नहीं जा सकता। एक उचित दूरी बनाई गई है और थाने के परिसर में इन गाड़ियों को रोका गया है और निश्चित तौर से लंबा सफर है, तो ऐसे में थोड़ा सा हॉल्ट हुआ है और ये तस्वीर इस वक्त है और यही वो वैन है जो अतीक को लेने के लिए साबरमती जेल पहुंची थी। साबरमती
से प्रयागराज लेकर जाना है। एक बार फिर से बहुत लंबा सफर है और ये जो काफिला इस वक्त रुका है, एक बेछीवाड़ा थाना है, उस थाने में इस पूरे पुलिस के काफिले को रोका गया है। पुलिस यहाँ पर लेके पहुंची है और यही देखिए वैन है और आप देखिए किस तरीके से मामला संवेदनशील है कि जितनी भी फोर्स है वो इस वैन के आसपास ही खड़ी है। बॉडी वॉर्न कैमरों के साथ पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं और वैन से नजर किसी की नहीं हट रही है क्योंकि कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद इसी वैन में है और वो बार बार ये कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है और इन सब के बीच ये मामला संवेदनशील भी है। बड़ी फोर्स चलती है साथ में। तो देखिए इस वक्त थाने के बाहर गाड़ी के काफिले को रोका गया है और आपको ये जो गाड़ी दिख रही है प्रयागराज पुलिस की वैन है, प्रिजन वैन, जिसमें अतीक को बिठाया गया। अभी थोड़ी देर पहले भेजा गया है पानी लेकर और सीधे रुक करेंगे मौके का। एक बार जानेंगे कि क्या वजह है और हमारे संवाददाता लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं, उनको भी सुनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिछीवाड़ा थाना जो है राजस्थान के डूंगरपुरी क्षेत्र में आता है, वहां पर इसको रोका गया है। तो राजस्थान के डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना है, वहां पर गाड़ियां रुकी हैं पुलिस की। साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज पुलिस निकली है और कुछ देर पहले पुलिस वैन से अतीक को बाहर निकाला गया था और अब एक बार फिर से थोड़ी देर में काफिला आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या कुछ मौके पर हो रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार एबीपी गंगा इस काफिले के साथ चल रहा है। रास्ते में अतीक अहमद का काफिला राजस्थान के डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाने पर अभी फिलहाल रोका गया है। तो साबरमती जेल से एक बार फिर से पुलिस लेकर चली अतीक अहमद को और अतीक अहमद ने इन चीजों पर आपत्ति भी जताई है। उसका कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मैंने मांग की थी। और आप ये देखिए एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो थाने के बाहर की तस्वीरें हैं, किस तरीके से फोर्स यहाँ पर तैनात है और काफिले के लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैन है प्रिजनर वैन, वो पीछे छूट गई है, वो बिगड़ी है। ठीक यही इसी तरह की सी जो प्रिजनर वैन थी बड़ी कि 2 प्रिजनर वैन लाई गई थी, तो एक अगर बिगड़ती है तो दूसरी काम लग सकती है। तो अभी बड़ी बात यह है कि एक जो प्रिजनर वैन है वो बिगड़ चुकी है और करीब करीब मेरा मानना यह है कि जब शामड़ाजी जो लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर जो गाड़ी बिगड़ी थी, वो अभी ये काफिला है अतीक का मेन काफिला है, उसमें एक प्रिजनर वैन नहीं है, तो उसको ठीक किया जाएगा। अभी जिस तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड ये बात हुई पुलिस जो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल से उनसे बात हुई, तो उनका ये कहना था कि एक गाड़ी बिगड़ी हुई है तो एक प्रिजनर वैन है वो पीछे छूट चुकी है। यानी आप देख सकते हैं एक प्रिजनर वैन है, एक पीसीआर वैन है और जो तीसरी जो व्हीकल है यूपी पुलिस का वो ऑफिशियल्स का है। तो एक बड़ी बात मैं रूबी का एक बताना चाहूँगा कि जो पुलिस देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि 2 प्रिजन वैन गई थी अतीक को लेने के लिए, इसमें से एक प्रिजन वैन खराब है और लगभग 30 किलोमीटर दूर इस थाने के वो खराब हो गई थी। और जो अभी जानकारी आ रही सूत्रों के हवाले से वो ये कि जब वो प्रिजन वैन सही हो जाएगी तब ये काफिला आगे बढ़ेगा। जिस गति से चला आ रहा था, अहमदाबाद से निकला था, उस गति से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी इससे पहले जब 4 बजे का लाइव था तो भी मैंने जिक्र किया था कि जब ये शामलाजी पहुंचने आया था पूरा काफिला, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम की गई थी ताकि अगर जो दूसरी जो बिगड़ी हुई प्रिजनर वैन है उसको ठीक करके वो इसके साथ लाई जाए, ताकि ये जो ये मेन जो काफिले की स्पीड है वो एकदम स्लो कर दी गई थी, ताकि जो बिगड़ी हुई जो वैन है प्रिजनर वैन उसको दोनों को साथ में लेकर यहाँ से चला जाए। यहाँ की बात करूँ तो अभी लग सकता है कि अभी 5 मिनट हुआ है जब अतीक को यहाँ से उतारा गया है। यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं वो रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 170 से 60 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो उन्होंने अभी यहाँ से काटी है। तो देखिए 160-70 किलोमीटर का काफिला आगे बढ़ा है और जो जानकारी मिल रही है कि काफिले की एक जो प्रिजन वैन है वो खराब हो गई है और जानकारी ये भी मिल रही है कि जब वो भी प्रिजन वैन ठीक होकर यहाँ इस थाने पर आ जाएगी उसके बाद फिर ये पूरी टीम अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज की तरफ बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान के डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना है, वहाँ पर इन गाड़ियों को रोका गया है। अतीक को भी 5 मिनट पहले उतारा गया है और पुलिसकर्मी भी आराम कर रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी है और इस गर्मी के बीच जो ये सफ़र चल रहा है, ये इन सब के बीच ये जो विराम लगा है, जो रुकावट आई है, उसके पीछे जानकारी ये मिल रही है कि
इस काफिले में 2 प्रिजन वैन थे, जिनमें से एक प्रिजन वैन खराब हो गई है और यही वजह है कि इस काफिले को रोक दिया गया है इस थाने पर। और बताया जा रहा है कि जब वो प्रिजन वैन भी ठीक होकर आ जाएगी उसके बाद ये गाड़ियां यहां से आगे पुलिस की टीम लेकर निकलेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाने की, जहां पर अतीक अहमद को लेकर गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही थी। लगभग 160 से 70 किलोमीटर का सफर हुआ था, लेकिन बीच में एक गाड़ी के खराब होने की सूचना आ रही है और माना जा रहा है कि जब उस गाड़ी की जो फॉल्ट है वो सही कर ली जाएगी, वो जब चलने लायक हो जाएगी, तो इस काफिले में शामिल करके ही ये टीम आगे अतीक को लेकर बढ़ेगी। तो प्रयागराज आते वक्त रास्ते में अतीक अहमद को लेकर चल रही थी जो पुलिस टीम, उसके काफिले को रोका गया है और जो वजह बताई जा रही है वो ये कि पुलिस की एक वैन खराब होने की वजह से काफिले को रोका गया है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाने की, जहां पर इस वक्त पुलिस की टीमें रुकी हैं। क्योंकि ये मूवमेंट बहुत संवेदनशील है, ऐसे में कहीं भी रुका नहीं जा सकता। यही वजह रही कि एक थाने को चुना गया, क्योंकि ये अपना पुलिस का चूंकि ये थाना है, तो ऐसे में यहाँ से ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित स्थान कोई हो नहीं सकता जब मूवमेंट इतना ज़्यादा वीआईपी और इतना ज़्यादा संवेदनशील हो। तमाम आरोप लग रहे हों, सियासी आरोप भी हों, माफिया के भी आरोप हों, देश भर की निगाहें जिस काफिले पर बनी है उसमें अभी एक रुकावट आई है और जानकारी मिल रही कि एक प्रिजन वैन में गड़बड़ी आई, जिस वजह से इस काफिले को रोका गया है। बड़ी खबर पर लगातार बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।